आज के इस इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारतीय प्रेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के बीच हाल ही में हुए एक बड़े राजनयिक टकराव को। एक ऐसा केस स्टडी जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कूटनीति, मीडिया और ग्लोबल लेवल पर हमारी रेप्यूटेशन के बीच आखिर चल क्या रहा है। सोर्स मटेरियल में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, आइए उन्हें एकदम निष्पक्ष रूप से समझते हैं। इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत नॉर्वे वाले डिप्लोमेटिक इंसिडेंट से करेंगे, फिर देखेंगे कि संस्थाओं और डिजिटल दुनिया का रिएक्शन कैसा रहा। उसके बाद इसकी तुलना कुछ ऐतिहासिक पैमानों से करेंगे और अंत में समझेंगे कि इसका मैक्रो लेवल पर यानी ग्लोबल रेपुटेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। नॉर्वे की वो घटना जो कूटनीतिक तनाव का एक परफेक्ट केस स्टडी है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। प्रधानमंत्री अपनी नॉर्डिक यात्रा पर हैं और सब कुछ एक बेहद सावधानी से बनाए गए पीआर प्लान के हिसाब से चल रहा है। पहले दिन पीएम को नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। दूसरे दिन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए एक जॉइंट कम्युनिके जारी किया जाता है। मतलब कूटनीतिक नजरिए से सब एकदम सुचारू था। लेकिन फिर 45वें मिनट में अचानक से एक नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हेली एलिवेटर तक पीएम के पीछे चली जाती है और बस इस एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे नैरेटिव को ही बदल कर रख दिया। और उन्होंने सवाल क्या पूछा? प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल नहीं लेंगे? सोचिए, ये कोई तयशुदा सवाल नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया के मानकों के हिसाब से काम करने वाले एक पत्रकार का ये सीधा अनस्क्रिप्टेड सवाल तुरंत ही एक बड़े सांस्कृतिक और कूटनीतिक टकराव का केंद्र बन गया। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भाग 2। इस घटना पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया कैसी थी? आमतौर पर ऐसे तनाव को कम करने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि 10 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू दे देना या फिर एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग कर लेना, या बहुत हुआ तो सवाल को रणनीतिक रूप से अनदेखा कर देना। लेकिन जो असल में हुआ वो हैरान करने वाला था। विदेश मंत्रालय ने इन सब तरीकों को किनारे रखा और एक रक्षात्मक फॉर्मल प्रेस ब्रीफिंग बुला ली, जहां सीधे सवालों का जवाब तो दिया ही नहीं गया, बल्कि राजदूत से भी जॉर्ज ने एक लंबा चौड़ा मोनोलॉग दे डाला। और ये मोनोलॉग सच में सुनने लायक था। सचिव स्तर के राजदूत ने पूरे 13 मिनट तक बिना रोके बात की। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शब्दशः पढ़ दिया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लोकतंत्र के 5000 साल के इतिहास पर लेक्चर दिया, और तो और योग और शतरंज की उत्पत्ति तक की बात कर डाली। लेकिन मानवाधिकारों से जुड़े सीधे सवालों को गोलमाल कर दिया गया और उल्टा पत्रकारों पर ही अज्ञानी एनजीओ से प्रभावित होने का आरोप लगा दिया। सच कहूं तो ये एक प्रेस ब्रीफिंग कम और इतिहास का कोई रिफ्रेशर कोर्स ज्यादा लग रहा था। अब आते हैं भाग 3 पर, डिजिटल बैकलैश। कैसे ये संस्थागत रवैया अचानक से एक ऑनलाइन हमले में बदल जाता है। ये एक्सप्लेनर यहाँ एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाता है। नॉर्वे की जर्नलिस्ट हेली और वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी, दोनों के मामलों में गजब की समानता है। हेली ने बस इतना पूछा था कि पीएम सवालों से क्यों बचते हैं। जवाब में उन्हें जासूस कह दिया गया, जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता दिया गया। वहीं सबरीना ने जब अल्पसंख्यक अधिकारों पर सवाल किया तो उन्हें सीधे पाकिस्तानी एजेंट का टैग देकर भयंकर ट्रोलिंग का शिकार बना दिया गया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल जर्नलिज्म को चुप कराने के लिए एक डिजिटल भीड़ का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, हिस्टोरिकल प्रेस फ्रीडम। ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले का मीडिया और आज का मीडिया, इन दोनों में कितना बड़ा बदलाव आया है। अगर हम अपने ही इतिहास को देखें तो एक वक्त था जब सरकारी नेताओं से आक्रामक और अनस्क्रिप्टेड सवाल पूछना आम बात थी। याद है ना, जब अर्नब गोस्वामी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से भ्रष्टाचार के आरोपों पर कैसे कड़ाई से जवाब मांगे थे। वो एक स्टैंडर्ड था। लेकिन आज का स्टैंडर्ड देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर पर पूरी निर्भरता, पहले से जांचे गए सवाल और एक ऐसा पीआर नैरेटिव जो पूरी तरह से कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री द्वारा खुले और अनस्क्रिप्टेड प्रेस सम्मेलनों का तो मानो दौर ही खत्म हो गया है। इसलिए नॉर्वे की घटना कोई अचानक हुई विसंगति नहीं है, बल्कि आलोचनात्मक पत्रकारिता में आई इस लगातार गिरावट का ही एक लक्षण है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, ग्लोबल रैंकिंग और हमारी रेप्यूटेशन पर इसका व्यापक असर। 157 ये सिर्फ कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक अलार्मिंग कूटनीतिक इंडिकेटर है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने वाले हमारे देश की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग गिरकर 157 हो गई है। हम अपने कई क्षेत्रीय पड़ोसियों से भी पीछे छूट गए हैं और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की नजरों में ये हमारे देश की साख के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही कमाल की अवधारणा बताई गई है, इन्वर्टेड फ्रीडम गैप।
भारत और केन्या जैसी जगहों पर एक अजीब सी चीज देखी गई है। यहाँ की एक बड़ी आबादी को लगता है कि उनकी प्रेस पूरी तरह से आजाद है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो प्रेस की आजादी को लोकतंत्र का कोई बहुत अहम हिस्सा मानते ही नहीं हैं। ये डेटा हमें बताता है कि कैसे इमोशनल मुद्दों को आगे रखकर असल आलोचनाओं को दबा दिया जाता है। अब शायद कोई ये सोच सकता है कि इन सब का क्या ही फर्क पड़ता है, तो बता दूं कि इसका सीधा असर पैसों और कूटनीति पर पड़ता है। इस सोर्स में एक स्पेकुलेशन का भी जिक्र है कि नॉर्वे में जो ये डिप्लोमेटिक टेंशन हुआ वो शायद $2 ट्रिलियन के नॉर्वेजियन पेंशन फंड के उस फैसले से भी जुड़ा हो सकता है जहां उन्होंने रेपुटेशनल स्टैंडर्ड्स के चलते अडानी ग्रुप से निवेश वापस ले लिया था। मतलब साफ है, इंटरनेशनल प्रेस को चुप कराने की ये कोशिशें सिर्फ मीडिया की ईगो का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर ग्लोबल निवेश और साख पर पड़ता है। तो इस पूरे इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोर्स मटेरियल हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देता है। कोई भी राष्ट्र कब तक एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी ग्लोबल रेपुटेशन बनाए रख सकता है, वो भी तब जब वो इंटरनेशनल प्रेस के सवालों को सजा दे रहा हो और प्रेस मैनेजमेंट के लिए सत्तावादी तरीके अपना रहा हो। क्या सम्मान और जवाबदेही, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलनी चाहिए? ये निश्चित तौर पर एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।